अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद और मेरे साथ मलिक अल्ताफ़ जावेद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। आज एक बार फिर बात करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला दिया गया था आर्टिकल 63 के हवाले से, उसमें क्या दरख्वास्त काबिल समाअत थी या नहीं थी। उसके बाद फिर नई अदालतें, अगर आइनी अदालतें बनाई जाती हैं तो क्या वो सूदमंद होंगी, और इसके अलावा दीगर मसाइल भी हैं। सर, आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले अब आपसे कल भी हमने बात की और आज एक बार फिर आपको ज़हमत दी, ये बताइएगा कि क्या वो जो नज़रखानी की दरख्वास्त थी वो काबिल समाअत थी या नहीं थी? अच्छा, ये है ना एक बड़ा वो इम्पॉर्टेंट इशू है शायद साहब, जो अभी तो खैर डिटेल रीजनिंग आएंगी उस पर जो है वो उन्हें बताना होगा। बेसिकली आप ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आया था ना, वो सदारती रेफरेंस था। सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जुरिस्डिक्शन है, उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि कभी सदर पाकिस्तान जो है वो विफाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो डायरेक्टली वो राय मांग सकते हैं कि कभी इस पे हमें लीगल एडवाइस करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ पे अपनी राय देता है, यानी कि अपना एज ए वकील जो है वो उसके एक्ट कर रहा हो तो उसको लीगल एडवाइस दे रहा होता है। तो ये एडवाइस थी। अब इस पे ये एक बड़ी जानदार डिबेट हो सकती है, और अगर ये इसमें ऑर्डर में इसके मुतालिक कोई बात नहीं कही जाती तो मुझे बड़ी शदीद मायूसी होगी कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझसे पहले जिन लोगों ने राय दी थी वो गलत थी। ठीक है, ये आपने राय पे राय दी है, ठीक है, राय पे राय दे दी है। तो जब हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं तो ये मेंटेनेबल नहीं है कि राय पे राय नहीं हो सकती। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का लोकस स्टैंड है, ठीक है, इसमें विफाक नहीं आई। हाँ, विफाक आके कहती है कि जी हम जो है वो हमारे पहले जो है वो राय जो तलब की गई थी वो गलत है, ठीक है, या वो नया सदारती रेफरेंस दे देते हैं। तो नए सदारती रेफरेंस में जो है वो एक ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस बैठ के जो है वो इस चीज़ को, या फुल कोर्ट बैठ के इस चीज़ को डिसाइड कर देता कि भाई भाई नहीं, पहले वाली राय जो है वो ठीक नहीं थी। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट बार का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं था, ठीक है। हामिद खान साहब ने तो यहाँ तक एलाइज किया है और कुछ वकला ने भी एलाइज किया है कि इसमें जो आपकी सुप्रीम कोर्ट बार थी, उनका कहना ये था कि कभी इस्लामाबाद शहर को कंटेनर में लगा के बंद कर दिया जाता है, हमारे मेंबर्स को तकालीफ है, ठीक है। और इस राय से सुप्रीम कोर्ट बार कैसे एक मुतासरा फरीक है, ठीक है, वो समझ से बालातर है, क्योंकि इस तरीके से तो फिर आपके हर केस में सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक मुतासरा फरीक है। तो इसलिए रिव्यू मेंटेनेबल नहीं था। काजी फायद ईसा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर के कोई बंदा इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाए या ना उठाए, मगर आपने सबसे पहले ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करनी है कि हमारी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। इसमें तो जुरिस्डिक्शन पे बात ही नहीं हुई किसी किस्म की, स्टेट अवे आप केस पे आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का किरदार कि वो बानी पीटीआई इमरान खान के वकील के तौर पर नहीं बल्कि अदालती मावन के तौर पर जब पेश होते हैं तो उसमें एक तासुर दिया जा रहा है जी मैच फिक्स साहब, आप एज ए वकील उनके किरदार को किस नज़र से देखते हैं। दूसरा एक ये चीज़ थी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि जो अदम एतमाद का रास्ता था वो रुक जाएगा, तो अब वो फैसला और इस फैसले में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसको कैसे सीधा किया जाए? अच्छा, अब हम पहले तो ले लेते हैं अली ज़फ़र साहब का। अब देखें, जब आप एज ए वकील एक्ट कर रहे होते हैं ना, वो आप अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे होते हैं। आपको आपके क्लाइंट ने कहा कि जी आप अदम एतमाद कर दें, आपने उनके साथ डिस्कस किया और आप अग्री हो गए, ठीक है, आप अग्री हो गए और आपने आकर वहाँ पे कहा कि जी मुझे आप पे एतमाद नहीं है, ठीक है। अब उसमें कुछ ना कुछ आंसर इस चीज़ का भी शामिल हो जाता है कि कभी सर मैं देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के साथ अग्री किया, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, ठीक है। या जैसे आपने वहाँ पे लीगल ऑब्जेक्शन रेज किए हैं कि कभी कुछ लोग जो है वो नहीं बैठ सकते, तो इस हवाले से आपको अगर अदालती मुआविन बना दिया जाता है तो फिर आपका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आपको वहाँ पे एज अदालती मुआविन एक्ट नहीं करना चाहिए था, आपको यही कह देना चाहिए था सर चूँकि मैं आप लोगों पे ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस कर चुका हूँ तो लिहाजा मुनासिब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 थिंग, आपका जो है जो प्रैक्टिकल सेंस है, आप एज ए वकील जब एक्ट कर रहे हैं उसमें और अदालती मुआविन के रोल में आपका जो है वो थोड़ा सा टकराव आ जाता है, ठीक है। अदालती मुआविन ये होता है कि कभी उसने जो है वो ये बात करनी है कि जो बिल्कुल वो समझता है कि कभी जी
कानून और आइन के मुताबिक है। अगर कि आपने एज ए वकील भी यही बात करनी है जब आप किसी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस करें। ऐसा नहीं है कि कभी जब आप पार्टी की तरफ इंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं तो आपका पैरामीटर कुछ और है और अदालती मुआविन के तौर पे पैरामीटर और है। बहरहाल एक ही केस में जब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी में आपको अदालती मुआवनत, आप वैसे भी तो मुआविन थे ना, आप मुआवनत कर रहे थे, अदालत को असिस्ट कर रहे थे, तो ये चीज़ जो है वो गलत थी। इवन बेंच की तरफ से भी गलत थी। उन्हीं को जो है वो मुआविन मुकर्रर किया गया, मुआविन मुकर्रर किया गया। तो मैं समझता हूँ उन्होंने अली जफ़र साहब को भी एक मुश्किल पोजीशन में। अदम एतमाद वाला जो मामला है, अच्छा, अदम एतमाद वाले मामले पे पहले हमारे पास एक गालिब जो दिया गया था, गालिब जो राय दी गई थी कि क्योंकि अदम एतमाद का रास्ता बंद हो गया, ठीक है। तो अब बात यह है कि भाई हमने ये देखना है कि भाई अदम एतमाद का रास्ता बंद हुआ, कब बंद हुआ, तब बंद हुआ या अब बंद हुआ। उस वक्त पे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी कि आपने किस पॉइंट पे किसी को वोट देना है, किसी को नहीं देना, ठीक है। आप यानी कि आप अपनी मेजॉरिटी जो है वो डिस्कस करती है। मेजॉरिटी ने डिस्कस करके कहा कि ओके जी, हमने इनकी फेवर में वोट करना है। तो इवन आपकी अपनी पार्लिमानी पार्टी जो है वो अपोजिशन की अदम एतमाद को सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गई, ठीक है। और वो उसको बग़ैर किसी डिफेक्शन के वो उसको सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि देखें अदम एतमाद बंदे के ख़िलाफ़ होती है, पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं होती। एक मेजॉरिटी पार्टी, उसको 5 साल के लिए मैंडेट मिला, अब उससे कहा जा रहा है कि भी आप ये बंदा तब्दील कर दो। मगर हमारे पास जो है वो तरीक़ाकार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि भी अदम एतमाद का मतलब ये है कि आप अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, ठीक है, आप अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, अब हम आपके बंदे मिला के और अब हम हुकूमत बनाएंगे। अब कल जो फैसला आया है इसके बाद अब अदम एतमाद का रास्ता प्रैक्टिकली बंद हो गया है। बंद कैसे हो गया है? आप अपोजिशन में, मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ, जो हमने लफाजी पे नहीं जाना, हमने जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं उसको देखना है। आपके पास क्या होता है कि आप हुकूमत में बैठे हो, आपके पास वसाइल है, वोट ख़रीदने की आपके पास पावर है, ठीक है। या तो अब अपोजिशन जो है वो इतना बड़ा इन्वेस्टर ले आए कि वो आपके सारे अराकीन खरीद ले, ठीक है। उसके बाद प्रेशर और इस तरह जो भी चीज़ें, अब आपके पास जो है वो आपके लोगों के टूटने का रास्ता बड़ा आसान हो गया है। और मैंने पिछली गुज़िश्ता नशिस्त में भी यही अर्ज़ की थी कि आप टूटने के बाद आप कहेंगे कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट दिया था कि आप टूट सकते हैं। तो अब जो है वो अदम एतमाद का रास्ता इन्फ्लुएंस में जो बंदा है उसके लिए बहुत आसान हो गया है, ठीक है। वो किसी भी वक्त पे किसी भी हुकूमत को टॉपल किया जा सकता है। इवन मैं कहना कि 14वीं तरमीम क्यों आई थी कि उस वक्त पे मियाँ साहब को यही खतरा था कि भी भाई ये ना हुकूमतें टॉपल कर दी जाती हैं लोगों को ख़रीद के। तो उस वक्त पे उन्होंने कहा मैं इस दफ़ा नया पुल नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बंद लगा देता हूँ कि भाई पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट आप ना आए। अच्छा सर, अक्सर आप सब तकरीबन हमारे वकला दोस्त और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो साइलिन हैं वो कहते हैं कि अदालतों में साल साल मुकदमात चलते हैं और बड़ी परेशानी रहती है। तो अगर नई आईनी अदालतें बनती हैं तरमीम के बाद तो क्या कबात है उसमें, क्या मसला दरपेश आएगा? उसमें तो पब्लिक का भी फ़ायदा है, वकला का भी फ़ायदा है, मुल्क में एक इंसाफ की फिजा कायम होगी, मज़ीद उसका भी फ़ायदा होगा पब्लिक का। अच्छा देखिए शाह साहब, आर्टिकल 175 जो है ना बेसिकली गवर्न करता है। उसमें वो है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और दूसरी अदालतें जो कानून के मुताबिक बनाई गई हैं। बेसिकली जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है और उसकी जो प्रपोज जुरिस्डिक्शन है वो असल में कोर्ट नहीं है, वो बेसिकली एक स्नाइपर यूनिट है, ठीक है। वो कैसे स्नाइपर यूनिट है कि उसके पास पावर है कि भी जिसे हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, वो कहते हैं कि जी ये अहम आइनी नौयत का मामला है, आप उसको जो है वो हमारे पास भेज दें, हम सुनेंगे। एक तो ये है कि कभी जो आपके अपीलेट फोरम्स की रेमेडी है आपकी वो मर गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी जी अब उनकी मर्जी है, वो सोचेंगे, ठीक है, कि कभी जी ये केस हमें सुनना चाहिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे मंगवा लेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कहा गया कि भी जी आपका कोई भी अहम आइनी मसला होगा तो पहले 5 सीनियर जजेस जो है वो बैठ के सुनेंगे। वो शिक आज भी मौजूद है, मगर ये रिव्यू के केस में उसकी पूरे तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आप ये क्यों नहीं करते कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा के आप 50 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, या आप जो है वो एक 17 मेंबर बेंच फिक्स कर देते हैं कि भी जी ये 17 बंदे जो हैं वो बैठे हैं, हर वक्त पे तैयार बैठे हैं, ठीक है। किसी भी वक्त पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का केस आएगा, आप फौरी तौर पे इनको दे देंगे। आप 50 जजेस कर देंगे,
आप 50 जजेस करके हर रजिस्ट्री में जो है वो मुस्तकिल बेंच बिठाएं। आप देखें कि मैं समझता हूँ कि 3 से 4 माह जो है वो 2 रोस्टर्स यहाँ पे अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है मुस्तकिल बैठता है तो आपके जो है वो केसों की तादाद में एक बड़ी नुमायाँ कमी आ जाती है। ठीक है, तो आप जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप एक नई अदालत क्यों कायम करना चाह रहे हैं? ठीक है, एक नई अदालत कायम करके आप जो है वो, वैसे तो देखें, अगर आज सिंध हाई कोर्ट सिंध गवर्नमेंट को लिखती है कि भाई जी हमें 100 नए मजिस्ट्रेट्स चाहिए, तो वो कह देंगे हमारे पास चौकीदार रखने के भी पैसे नहीं जी। अब अचानक आप विफाक पे जो, आप देखें विफाक की बाकी अदालतें तो खाली पड़ी हैं, नैब कोर्ट्स में जजेस नहीं हैं, बैंकिंग कोर्ट्स में जजेस नहीं हैं, कस्टम कोर्ट्स में जजेस नहीं हैं, आपके इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स में जजेस नहीं हैं। ठीक है, वो उनकी तैनातियाँ जो है वो 6-6 महीने साल लेट पड़ी हुई हैं। अब वहाँ पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? ठीक है, आपके पास जी 2 बड़े मसाइल थे आइनी नौयत के, एलिजिडली आइनी नौयत के, जिनमें पहला बड़ा मसला जो है वो 63 का था, वो कल रिजॉल्व हो गया। अब दूसरा बच गया मखसूस सिस्टम। उसके बाद दूसरे मसले आइनी मसले हैं मगर वो अहमियत के हामिल नहीं है। मसलन सिविलियंस का फौजी ट्रायल, वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है फॉर सम रीज़न, अगर कि ये उसकी बड़ी अहमियत है। अब वो क्यों नहीं सुने जा रहे? जब ये काम आपके जजेस की तादाद बढ़ा के हो सकता है तो क्यों एक ऐसा स्नाइपर यूनिट क्यों कायम कर रहे हैं जो किसी का भी जो है वो दायरा समाअत छीन सकता है, किसी का जज ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, कोई अपने इदारे से बाहर जो है वो दूसरे इदारे के जो है वो जजेस का एहतसाब कर सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे की क्या आपको अचानक क्या ज़रूरत आ गई? आप कह रहे हैं कि जो फेडरल कोर्ट्स हैं वो इंसाफ फराहम करने के बजाय इंसाफ की राह में रुकावट साबित होंगी। साहब बिल्कुल बिल्कुल, आप चलेंगे, आप कह लेंगे आपके पास 150 आईनी मसले हैं, वो 150 केसेस उन्होंने सुन लिए 2 महीने में, उसके बाद उनकी क्या यूटिलिटी है? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, आप आइनी तौर पे देखेंगे कि जी आपके पास पानी की तकसीम पे कोई मसला आ सकता है, आपके पास NFC वार्ड पे कोई मसला आ सकता है। इसके अलावा आपके ऐसे कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो बिटवीन द गवर्नमेंट्स हैं? ठीक है, और तो इसलिए आपके पास यहाँ तो आप कहेंगे ना कि जी हमारी स्टेट जो है वो हमारी फेडरेशन 50 यूनिट्स की है, 100 यूनिट्स की है, आए रोज़ कोई ना कोई मसला हुआ है। आपके पास कोई है ही नहीं आए मसाइल जिनके लिए इस तरीके से एक डेडिकेटेड कोड जो है वो बनाई जाए। और फिर आपने देखना ना बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं एक चीज़ का अर्ज़ करना चाहूँगा ज़रूर। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिसका तज़किरा है कि वफाकी आईनी अदालत बनाई, भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी कहा गया था कि भी जो है वो आप वो अपना किसी थर्ड एलिमेंट की सपोर्ट लेके आप हुकूमत में नहीं आएंगे। उसको रोकने पे आपने दोनों पार्टी से क्या किया? कुछ किया? मज़ीद उसको मजबूत किया कि चलें जी धक्का लगाते हैं हुकूमत। ठीक है, आप वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो उसको भी अब आपने चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी बना दिया कि जिस चीज़ को जो आपको लगता है कि सूट कर रही है, जो आपको लगता है कि सूट कर रही है, वो उस पर आप कहेंगे कि जी हम लेजिस्लेशन कर लेते हैं, बाकी चीज़ों पे आप कुछ नहीं। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रखा लोगों के सामने, उसका ओरिजिनल दस्तावेज था क्या? ठीक है, आप क्यों नहीं, आप जो है वो यहाँ पे 150 मजिस्ट्रेट्स क्यों नहीं, 200 मजिस्ट्रेट्स क्यों नहीं नए अपॉइंट करते कि आपके जो है वो लोगों को एक बुनियादी लेवल पे जो है वो इंसाफ, आप अपीलेट लेवल को क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं? तो इसलिए, और दूसरा आर्टिकल 175 डजंट प्रोवाइड है, तो इसलिए जो है वो उसकी जो वफाकी आइनी अदालत है विद रिस्पेक्ट मेरे ख्याल में वो वफाकी गैर आइनी अदालत है, वो एक स्नाइपर यूनिट है जो दूसरों को सिर्फ। आखिरी सवाल आपसे मुख्तसर जवाब होगा, उसमें ये बताएं कि काजी साहब के किरदार को किन अल्फाज में याद रखा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो अपना लोटा शादी की इंडस्ट्री को लीगलाइज करना। ये बहुत बड़ा जवाब था काजी फैज़ साहब के लिए भी। जब भुकला उनके यानी कि अदालती मावन अगर इस तरह का सोचें तो अब सोचें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या खिलवाड़ किया होगा पाकिस्तान की अदालतों के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ। आपका सर बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपने देखा, आपका बेहद शुक्रिया।